महत्वपूर्ण तथ्य और उन पर आधारित कुछ प्रश्न। यहाँ पर हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ तथ्यों के बारे में और उन पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विज्ञान जो है वो क्या है, एक व्यापक प्रयास है। जो भी मतलब विज्ञान की प्रकृति है वो व्यापक है, पर जो तकनीकी है वो क्या है, उद्देश्य उन्मुख है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि विज्ञान और तकनीकी का क्या संबंध है। जो तकनीकी है वो उद्देश्य उन्मुख होती है और विनिर्दिष्ट होती है, स्थान विनिर्दिष्ट। ये कथन विज्ञान व तकनीकी के संबंध को बताता है। मतलब विज्ञान की जो क्षेत्र है वो व्यापक क्षेत्र है और जो तकनीकी है वो विज्ञान के अंदर ही एक सीमित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड हम देखेंगे, यदि कोई सीधी सड़क पर साइकिल नियत चाल से चल रही हो तो यहाँ ये सब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि एक साइकिल है वो एक सड़क पर नियत चाल से चल रही है, तो वो किस प्रकार की गति करेगी, दो प्रकार की गति करेगी। एक होगी उसकी वृत्तीय गति और दूसरी होगी स्थानांतरित गति। साइकिल के जो पहिए हैं वो अपनी धुरी के सापेक्ष घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो वृत्तीय गति हो जाएगी। और जो सड़क पर, सीधी सड़क पर एक साइकिल चल रही है वो उसकी कौन सी गति हो जाएगी, वो उसकी स्थानांतरित गति हो जाएगी। अब नेक्स्ट, सूर्यमुखी जो है वो क्या है, फूलों का गुच्छा है, फूल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सीटेट में पूछा गया था कि निम्न में से क्या कौन फूल नहीं है, फूलों का गुच्छा है। तो जबकि जो गुलाब, धतूरा, गुड़हल जो है इनका विन्यास क्या होता है, एकल होता है। और सूरजमुखी जो होती है बहुत सारे फूलों से मिलकर बना हुआ एक फूल है। ठीक है, अब चौथा जो है हमारा पॉइंट, उसमें लिखा है कि जो श्वास लेना होता है वो श्वास छोड़ना, सो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, ये जो है वो दोनों ही प्रकार की जो वायु होती है, हम जो सांस लेते हैं वो वाली वायु और जो हम छोड़ते हैं वो वाली वायु, ये दोनों वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कभी हम वो ऐसा सुन लेते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, जो हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें जो हम अंतः श्वसन करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का इतना परसेंट भाग होता है, ऑक्सीजन गैस का 20.84% भाग होता है, तो 20.84% भाग होता है। और आर्गन का जो है 0.96% 0.96% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% होता है। ठीक है, वो सांस छोड़ते हैं उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्ट होता है इतना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ने की ये दोनों क्रियाएं करते हैं उनमें ऑक्सीजन गैस होती है। अब वे पदार्थ जो जल में मिलाने पर जल से अभिक्रिया नहीं करते और आयन में टूट जाते हैं, वो उनको विद्युत के चालक कहा जाता है, जो पानी में आयन देते हैं। उदाहरण के लिए NaCl जो है वो NaCl जो है वो HCl और Na+ और Cl- आयन में टूटता है। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। जो सिरिका होता है वो भी सुचालक होता है, सिरिका मतलब एसिटिक एसिड, तो ये भी एसिटेट आयन और H+ आयन में टूटता है। ठीक है, ये भी टूटेगा तो काय में टूटेगा, जो एसिटेट आयन और H+ आयन में टूटेगा। तो सिरिका भी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि ये पानी में आयन देता है। पौधों में, अब श्वसन की बात आई, ये जो श्वसन की क्रिया होती है पौधों में वो बिना रुके चलती रहती है। ठीक है, बिना रुके चलती रहती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो केवल दिन में होती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण यदि ना हो तो भी पौधे क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि श्वसन ना हो तो पौधे क्या करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, रात में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात में जो है पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो वो इसी रीजन से कहा जाता है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली समक्षणिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, समक्षणिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, जैसे एक टेबल है, तो टेबल जो है उस पर एक पुस्तक रखी हुई है, तो उस पर विराम अवस्था में रखी हुई है, तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा। तो इसमें एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले सीटेट में आया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा या संतुलित बलों का जोड़ा कार्य करेगा, तो या घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसमें जो मेज पर यदि कोई पुस्तक रखी है तो उस पर संतुलित बलों का जोड़ा कार्य करेगा, बलों का एक संतुलित जोड़ा कार्य करता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही लगता है हर दशा में जबकि जो घर्षण बल होता है वो कब लगता है, जब गतिशील पिंड पर लगता है। कब लगता है, जब जो है गतिशील गति हो रही हो पिंड कोई भी वस्तु की। अब 9वां पॉइंट है कि बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है। बेकेलाइट जो है और मेलामाइन वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब वो जो प्लास्टिक होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। बेकेलाइट जो यहाँ पे गलत टाइप हो गया है तो वो देख लेना है। इसमें बेकेलाइट जो है इसमें तारों के कवर बनाने में
जो तारों बिजली के तार होते हैं उन पर जो कवर चढ़े होते हैं वो इसी के ही बनाए जाते हैं, और जो स्विच बनते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। ठीक है, बिजली के स्विच तो आदि बनाने के काम आता है। और मेलामाइन जो है वो क्या, उसमें आग प्रतिरोधी गुण पाया, मतलब वो आग का प्रतिरोध करते हैं, आग जो है उसको लगने से बचाते हैं। तो जो बर्तन के जो पकड़ने का वो होता है ना, बर्तन पकड़ने का जो हैंडल होता है, तो वो जो है वो इसी के बनाए जाते हैं। और टाइल्स जो किचन में लगती है वो भी इसी की बनाई जाती है। उनमें फायर रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है। अब अदरक, अदरक का जो जनन अंग होता है वो तना होता है। ये राइजोम ब्रांच बनाकर शाकीय वृद्धि करते हैं। तो इसमें जो अदरक जो होता है उसका जनन क्या होता है, तना होता है। आलू में भी इसी प्रकार की संरचना होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं और बता दूं आपको कि जो जैसे जीवाणु जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं, एक विषाणु होता है, एक जीवाणु होता है। तो जीवाणु होता है, और क्या क्या होते हैं, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं। तो ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इन वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा जो एग्जाम्पल किस वर्ग में आता है। तो सबसे पहले जो दिया गया है एस्परजिलस। एस्परजिलस एक प्रकार का क्या है, एस्परजिलस जो है एक प्रकार का जीवाणु नहीं है। ये जो है हमको मिलाना है। ठीक है, क्या करना है, नीचे दिए गए जीवाणु को, ये जीवाणु छप गया है, ये जीवाणु नहीं है, ये सूक्ष्म जीव आएगा, जीवो आए, इसमें लिखना था जीवो। ठीक है, तो इन जीवों को उनके उससे वर्गों में मिलाना है। तो जैसे एस्परजिलस से वो कवक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। पैरामीशियम जो है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है, अमीबा पैरामीशियम। स्पाइरोगाइरा जो है शैवाल है, तो शैवाल हो गया। लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु है। ठीक है, जो दूध फटता है ना, इसी जो जीवाणु की वृद्धि से फटता है दूध में। दूध से जो लैक्टिक अम्ल का बनना होता है वो इसी तरीके से होता है, ग्लूकोज से जो लैक्टिक अम्ल बनता है। अब हम यहाँ आगे चलेंगे। यहाँ पर यहाँ पे जो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे लिखना था कि जो सिर होता है, सिर और जबड़ा, जबड़ा जो सिर होता है और वो जबड़े का ऊपरी भाग होता है तो उसके बीच में एक संधि पाई जाती है। तो वो कौन सी प्रकार की संधि होती है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, अभी समझेंगे कि जो मुक्त अंत वाला प्रश्न होते क्या है, जिसमें मतलब प्रश्न लिखने, उत्तर लिखने की कोई सीमा नहीं होती है, वो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, जड़ों का अवलोकन कर उनकी विशेषताएं लिखिए। इसमें तो सीमा रहेगी, हमको सिर्फ है ना उनकी विशेषताएं लिखनी है। कुछ ये विशेषताएं होती हैं 4-5, तो वही होंगी। अमीबा केचुआ की गति में अंतर लिखिए, ये भी मुक्त अंत वाला नहीं है। एक कोष की और बहुकोष की जीवों में अंतर, इसमें भी कुछ 5-6 अंतर होंगे, तो इसमें सीमाएं रहती हैं। लेकिन ये जो है, यदि हमारे पास हाथ ना हो तो कौन कौन समस्या को सामना करना पड़े, इसमें अनगिनत समस्याएं होंगी, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, 4 नंबर का। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, इसमें यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। तो एक ये है, संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य करेगा, तो ये भी सही है, ये गलत है। केवल घर्षण बल कार्य करेगा, ये भी गलत है। केवल कार्य करेगा, ये भी गलत। इसमें जो राइट आंसर है वो ये रहेगा, संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य करेगा। हमको पता है कि यदि एक पुस्तक जो है वो उसको मेज पर रख दे तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो काम करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हर दिशा में काम करता है। ठीक है, बट इसमें जो घर्षण बल है वो केवल गतिमान वस्तुओं के लिए होता है, इसमें स्थिर है ये पुस्तक, तो इसमें जो एक संतुलित बलों का जोड़ा कार्य करेगा, जिससे कि ये जो पुस्तक है वो वस्तु है वो विरामावस्था में या स्थिर अवस्था में रहती है। तो इसमें हम आगे चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। ये 2 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो क्या होता है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। तो हमको पता है पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जो शर्करा होती हैं, जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़कर क्या होता है, बहुलक बनाता है, और बहुत सारी शर्कराओं के मिलने से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, स्टार्च एक शर्करा है,
जो कि पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी जो कि बहुत सारे शर्करा जो है उसके आपस में जुड़ने से बनते हैं। जो लो लेवल की शर्करा होती है ना, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से बनता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब। हमारे शरीर में जो सेलुलोज का पाचन होता है, तो इसमें से क्या सही है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च शर्करा के आपस में जुड़ने से बनता है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता है, तो इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड आंसर सही होगा, केवल ए और बी आंसर सही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये पहला होगा। अब जो छठवां आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या है? जो अंग एक ही दिशा में मुड़ते हैं उनमें कौन सी संधि पाई जाती है? तो ये मुड़ते हो जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो कौन सी संधि पाई जाती है इसमें? जो एक ही दिशा में मुड़ते हैं उनमें कौन सी संधि पाई जाती है, बताइए? जो एक ही दिशा में मुड़ते हैं उनमें हिंज संधि पाई जाती है। जैसे कि जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं, होमस होमस नहीं जी, कोहनी की हड्डियाँ होती हैं, घुटने की हड्डियाँ होती हैं, तो उनकी जो जोड़ है उसमें हिंज संधि पाई जाती है, जो उसको एक ही दिशा में मोड़ना अलाउ करती है। कंदुक खल्लिका संधि जो होती है वो मतलब हमारे हाथ की जो ह्यूमरस जो संधि है वो आती है। ह्यूमरस जो हड्डी है वो यहाँ बाल सॉकेट में जो होता है, एक बॉल की तरह इसका एक पार्ट होता है हड्डी का, और ये जो बोन है वो एक सॉकेट में होती है, तो ये सभी दिशाओं में घूम सकती है, तो उसको बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि। श्रोणी संधि होती है और बद्ध संधि होती है। इसमें फिक्स्ड वो होता है, मतलब ये फिक्स्ड होती है, इसमें कोई मोशन नहीं होता। तो इस तरीके से ये संधियाँ होती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हिंज संधि। सेवन क्वेश्चन है, ये किसी समतल दर्पण के सामने सीमा जो है वो अपने प्रतिबिंब को देखती है। सीमा से दर्पण की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो सीमा 2 मीटर अपने प्रतिबिंब की ओर चलती है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हुई? मान लीजिए एक दर्पण है, इससे जो है जो सीमा यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो है मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। और ये जितनी दूरी पर होगी, सीमा जितना दर्पण से दूरी पर हो उतनी दर्पण उतनी दूरी उसके प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। यदि सीमा यहाँ पे 2 मीटर पास आ जाती है दर्पण के, तो ये प्रतिबिंब भी 2 मीटर पास आ जाएगा, तो 2 + 2 तो 4 मीटर जो होता है इसकी दूरी कम हो जाएगी। तो इसकी पहले दूरी कितनी थी? 10 मीटर थी, इसमें से 4 मीटर माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 6 मीटर इसका आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर है 6 मीटर। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे सत्य कथन को देखेंगे। सिरा की दीवारें पतली होती हैं, ये भी सही है। सभी सिराओं में केवल अशुद्ध रक्त होता है, ये गलत है, क्योंकि जो सिराएं हैं वो जनरली क्या काम करती हैं? जो विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है उसको कहाँ तक पहुँचाती है? हृदय तक पहुँचाती है, हार्ट तक पहुँचाती है। लेकिन एक सिरा ऐसी होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, वो सिरा है पल्मोनरी वेन बोलते हैं उसे, और फुसफुसीय सिरा इसको बोला जाता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और इसी तरीके से धमनी जो होती है, जो आर्टरी होती है, उनका काम क्या होता है? वो जो शुद्ध रक्त है उसको सभी पार्टों में ले जाती है हार्ट से। तो उनका काम क्या हुआ कि जो अशुद्ध रक्त है उसको ले जा रही है। तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है? वो शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, एक इसका अपवाद है कि जो फुसफुसी धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुसफुसी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये जो है ये भी सही है। तो ये 2 आंसर जो है इसके सही है, मतलब यहाँ पे ए और बी ए और सी ये जो है राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ये वाला। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मरकरी का उपयोग किया जाता है। मरकरी का उपयोग किस में किया जाता है? खाद्य पदार्थों में, जल शोधन में, तापमापीय में, या जो यहाँ पे घाव जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, ये को ठीक करने में, तो यहाँ घावों को ठीक करने में आएगा, ठीक है। तो मरकरी का जो प्रयोग होता है वो किसर होता है? घावों को ठीक करने में तो नहीं होता, क्योंकि घावों को ठीक करने में तो आयोडीन का उपयोग होता है, अभी हमने पढ़ा है आगे। तापमापी में होता है इसका प्रयोग, आपने देखा होगा। जो मरकरी है वो एक मेटल है, ठीक है। मेटल जो होती है वो जनरली सॉलिड होती है, लेकिन ये जो है, ये जो मेटल है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। तो तापमापी में इसको भरा जाता है, ठीक है। तापमापी में इसका उपयोग होता है। जल के शोधन में किसका उपयोग होता है? जल के शोधन में क्लोरीन का उपयोग होता है, क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है मरकरी का उपयोग जो है तापमापी में होता है, ये हमारा राइट आंसर है।
किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किचन के बर्तन व टाइल्स बनाने में किया जाता है। अब जो प्लास्टिक है, हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिक है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीथीन जो होता है एक थर्मोप्लास्टिक है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके एग्जांपल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें उनका जो तार होते हैं, जो बिजली की तार होते हैं, उनके कवर बनाने में काम आते हैं। ठीक है। और जो मेलामाइन है वो क्या बनाने में काम आता है, ये जो हैंडल होते हैं ना वो बनाने में काम आता है। तो पॉलीथीन तो है, तो थर्मोप्लास्टिक है, नायलॉन तो प्लास्टिक है ही नहीं। तो ये एक रेसा है। तो इसमें जो मेलामाइन होता है वो राइट आंसर होगा। इसमें फायर रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है, आग प्रतिरोधी का। तो इसलिए ये जो होता है बर्तन और टाइल्स बनाने में काम आता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा